नमस्ते भाइयों, नमस्ते ऑल। तो देखो, आज हम इस सीरीज में ये पूरा चर्चा सत्र है, अलग अलग इसके भाग हैं, जिसमें हम भाई राजीव दीक्षित इनके जो विचार हैं हेल्थ के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं ना कि आपने सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो आपने सुननी है, सुनने का ये बस। तो ये चर्चा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट अगर आप दे देंगे ना, तो आपको धीरे धीरे हेल्थ के बारे में एक पता चल जाएगा कि हेल्थ कैसे अच्छी रहती है। देखो, आपको पता है कि आज हर व्यक्ति हेल्थ के बारे में कितना परेशान है, और हमारे जो पूर्वज थे कितने अच्छा उनका हेल्थ था। बुजुर्ग 70-80 साल 100 साल तक बिना दवाई वो रहते थे। तो अभी भी हम वैसे हम क्यों नहीं रह सकते? हमको क्यों दवाई लग रही है? तो हमें अच्छे से कैसे रह सकते हैं, हम हमारा अच्छा हेल्थ कैसे रख सकते हैं, ये इसके बारे में है डिस्कशन है। तो चलो शुरू करते हैं। वायु, वृक्ष, सूखी, लघु, शीत यानी ठंडी, खर, सूक्ष्म और हमेशा चलायमान गुण वाली होती है। वायु वास्तव में शीतल ठंडी नहीं होती, लेकिन जब वायु ठंडे द्रवों के साथ संयोग करे तो शीतल हो जाती है। जैसे पहाड़ों पर बर्फ पड़ने के बाद वहां से चलने वाली वायु शीतल हो जाती है, इसी तरह यदि गर्म वातावरण है या सूर्य प्रकाश अधिक है तो वायु गर्म होकर चलती है। इसलिए शीत ऋतु में वायु हमेशा ठंडी चलती है और ग्रीष्म ऋतु में वायु हमेशा गर्म चलती है। वायु अपना शीतल और गर्म गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्येक रूप से वायु जिसके संपर्क में आती है वही गुण धारण कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति ठंडे स्थान में निवास करता है तो वायु वात बढ़ती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति शीत द्रवों का सेवन करता है तो भी वायु बढ़ती है। तीव्र वायु में बैठने से शरीर की धातुओं में कमी आती है। इससे शरीर में रुक्षता, रूखापन आता है। वायु के प्रभाव से शरीर में खारापन भी आता है। वायु अंतिम सूक्ष्म है जो किसी भी छोटे से छोटे स्थान में प्रवेश कर जाती है। वायु चलायमान है, इसीलिए कभी स्थिर नहीं रहती है। पित्त के गुण: स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, गर्म, लघु, विस्त्र, जलने से पूर्व मृत शरीर की तरह गंध वाला, सर चलने वाला, द्रव पतला जैसा पित्त होता है। कफ के गुण: स्निग्ध, चिकनाई युक्त, शीतल, गुरुमंद, अल्प या कम चलने वाला, श्लष्ण, खारापन के साथ, चिकना, मिट्टी की तरह गंध वाला और स्थिर होता है। पित्त को बनाने में अग्नि और जल की प्रधानता होती है। पित्त को बनाने में अग्नि और जल की प्रधानता होती है, इसलिए पित्त को आग्नेय माना जाता है। कफ के निर्माण में पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। अंततः पृथ्वी, जल, अग्नि आदि के सभी गुण इन दोषों में आते हैं। इस तरह वात के निर्माण में वायु की प्रधानता होती है। धातुओं के प्रकार: देखो, धातुओं के प्रकार, ये धीरे धीरे अगर हम इसका अध्ययन करेंगे ना, धीरे धीरे, देखो कोई भी नॉलेज अगर आपको आएगा ना, तो जीवन में हेल्थ के बारे में हमें देना चाहिए। क्योंकि हम इतना समय काम करते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में अगर 2-10-15 मिनट अगर देंगे ना,
तो देखो बहुत अच्छा आपका हेल्थ के बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चलो चलते हैं। धातुओं के प्रकार: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि 7 धातुएं होती है। ये सभी 7 धातुएं शरीर में धारण होती है। वात, पित्त, कफ आदि दोषों द्वारा यही 7 धातुएं दूषित होती है। मल, मूत्र और पसीना, स्वेद, ये तीनों शरीर के मलिन करते हैं, इसीलिए इन्हें मल कहा जाता है। तीनों दोषों द्वारा भी ये दूषित होते हैं, इसलिए इन्हें भी दुष्य कहते हैं। शरीर के मूल धारक ये तीनों दोष धातुएं और मल, पसीना, मूत्र, विष्ठा ही है। आयुर्वेद में तीनों दोष, 7 धातुएं और तीनों मल को महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से किसी एक में भी असंतुलन या विकृति पैदा हो जाए तो स्वस्थ रहना मुश्किल होता है। 7 धातुएं और 3 मलों को मिलाकर इस दुष्य जिन्हें दूषित किया जाता है कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ ये 3 दोष हैं जो दूषित करते हैं। 7 धातुओं के सम्यक पाचन से ही मलों की उत्पत्ति होती है। ये धातुएं ही मलों की जनक और मुख्य है। सभी धातुओं में जो दूषित पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना ही मलों का काम है। यदि शरीर से इन मलों का निष्कासन नहीं हो तो ये मल बहुत हानिकारक हो जाते हैं और शरीर को नष्ट कर देते हैं। इन दोष धातुओं एवं मलों की वृद्धि अपने सामान्य द्रव्य गुण कर्म के द्वारा ही प्रतिबंधक कारण के अभाव में होती है। दूसरी ओर इन दोष धातु और मलों के द्रव्य गुण कर्म के विपरीत वस्तुओं से हानि होती है। किसी भी प्रकार से दोष मलों एवं धातुओं के समान वस्तुओं से इनमें वृद्धि होती है। दूसरी ओर विपरीत या असामान्य वस्तु से दोष धातु एवं मलों में कमी आती है। उदाहरण के लिए वायु का गुण रुक्ष, सूखा, शीत, लघु है। ऐसे में शरीर को रुक्ष, शीत आदि गुणों के पदार्थ दिए जाए तो फिर वायु का प्रकोप शरीर में बढ़ेगा। वायु का कर्म चल है, अंततः यदि व्यक्ति अधिक चलेगा तो वायु की वृद्धि शरीर में होगी। इस प्रकार वायु के विपरीत गुणों वाले पदार्थ का उपयोग किया जाए, जैसे तेल आदि, वायु का प्रकोप कम हो जाता है। इसी तरह यदि शरीर को स्थिर कर दिया जाए अर्थात शांत होकर बैठ जाए तो भी वायु का प्रकोप कम हो जाता है। जो भी द्रव्य वायु के गुणों के विपरीत होते हैं वे सभी वायु को शांत करने वाले होते हैं। जैसे गेहूं वायु को शांत करता है लेकिन बाजरा वायु को बढ़ाता है, क्योंकि बाजरा का गुण वृक्ष है जो वायु के समान ही है। अंततः समान गुण कर्म की वस्तुओं से वायु में वृद्धि होती है और विपरीत गुण कर्म वाली वस्तुओं से वायु में कमी आती है। किसी भी तरह के कड़ुवे रस जैसे करेले का रस आदि वात को बढ़ाते हैं। तो आज हमने भाई राजीव दीक्षित इनके विचारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे एक विनती है कि आप ये सुनो, क्योंकि धीरे धीरे आपको ये आपका ज्ञान बढ़ाना है और आपका जो भी जीवन में स्वस्थ है उसको एक अच्छा स्वस्थ आपको रखना है। धन्यवाद।